हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंप्लेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का थर्ड फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का थर्ड फेज दैट इज ल्यूटेल फेज। क्या नाम है? ल्यूटेल फेज। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। पहला जो वीडियो था वो इस बात पे था कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। फिर दूसरा वीडियो पहले फेज पे था दैट इज ब्लीडिंग फेज। दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो जो था वो दूसरे फेज के ऊपर था दैट इज फॉलिकुलर फेज। और आज का ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का चौथा वीडियो है दैट इज थर्ड फेज, ल्यूटेल फेज। ल्यूटेल फेज, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें 3 फेज होते हैं। इट इज हैविंग 3 फेजेस। तो 1, 2, 3। तो पहला जो फेज है वो कौन सा है? पहला फेज जो होता है उसे हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग फेज। दूसरा जो फेज है दैट इज फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। चौथा जो फेज है, सॉरी, तीसरा जो फेज है वो है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। तो जो ब्लीडिंग फेज होता है वो लगभग 4 दिन का होता है। फॉलिकुलर फेज 10 दिन का होता है और ल्यूटियल फेज होता है 14 दिन का। ठीक है। और इसकी जो काउंटिंग होती है फेजेस की, वो यहीं से शुरू होती है। यहीं से ये पहला दिन होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही घूम करके यहीं पे आखिरी दिन होगा 28 डे। ठीक है, 28 डे पे यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में आता है ये जो हमारा ये जो जंक्शन है, दिस जंक्शन, इस जंक्शन को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, दैट इज ओव्यूलेशन। मतलब यहाँ पे एग रिलीज होता है। और ये कौन से दिन पे होता है? 14th डे पे होता है, 14th डे पे। ठीक है। तो ये जो ओव्यूलेशन है, ये दोनों फेज के बीच का एंड पॉइंट कह लो, आप जंक्शन कह लो। तो ओव्यूलेशन से पहले होता है फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन के बाद, तुरंत ओव्यूलेशन के बाद शुरू हो जाता है ल्यूटल फेज। ठीक है। तो ये ओव्यूलेशन के बाद होता है ल्यूटल फेज, इसीलिए इसको कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ठीक है। ल्यूटल फेज को प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल से पहले है। अब ल्यूटल फेज के बाद में है ब्लीडिंग फेज, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल से पहले वाला फेज जो है दैट इज ल्यूटल फेज। तो इसलिए इसको प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। इसको प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं क्योंकि इस फेज के अंदर, ल्यूटल फेज मतलब तीसरे फेज के अंदर क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन काफी हाई अमाउंट में यूज होता है और जो एक्चुअल गेम है इस फेज के अंदर वो प्रोजेस्ट्रॉन का ही होता है। ठीक है। फिर है इसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं क्योंकि ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर ग्लैंड्स को, ग्लैंड्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम यूट्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो वो यूट्राइन फ्लूइड सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा कॉर्पस ल्यूटम जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना शुरू कर देता है, सिक्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल आपको याद रखनी है। तो जो सबसे पहला फेज कौन सा था? सबसे पहला जो फेज था वो था हमारा ब्लीडिंग फेज। दूसरा फेज जो था वो था हमारा फॉलिकुलर फेज। और जो तीसरा फेज था वो है हमारा ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज के बाद फिर से नई साइकिल शुरू हो जाएगी और ब्लीडिंग फेज आ जाएगा। तो ये ऐसे साइकिल चलती रहेगी। ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो ये जो ल्यूटल फेज होता है, ये दिस ल्यूटल फेज इज एक्चुअली 14 डेज साइकिल। ये 14 डेज का फेज होता है और इट इज द लास्ट फेज और द थर्ड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी शुरुआत होती है 15th डे से। 15th डे से ये शुरू होता है और ये कंटिन्यू होता है 28th डे तक। मतलब जस्ट अब इससे जस्ट पहले क्या हुआ था? ओव्यूलेशन हुआ था। तो ये तुरंत ओव्यूलेशन होते ही ये शुरू हो जाता है। जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ है, एग बाहर निकला ग्रेफिन फॉलिकल से, वैसे ही ग्रेफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटम बन जाएगा और वहीं से शुरुआत हो जाएगी थर्ड फेज की, ल्यूटेल फेज की। तो ल्यूटेल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटम बनता है और फिर वो आगे काम करता है, इसलिए इसको ल्यूटेल फेज कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं इस फेज में हार्मोनल लेवल पे क्या होता है। तो हार्मोन इवेंट्स क्या होते हैं इस फेज के अंदर? इस फेज के अंदर जो हार्मोन इवेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि ओव्यूलेशन हो चुका है। ओव्यूलेशन होने के बाद में जो ग्रेफियन फॉलिकल था वो क्या बन गया? हमारा कॉर्पस ल्यूटम बन गया। तो ग्रेफियन फॉलिकल से क्या बना? कॉर्पस ल्यूटम बन गया, कॉर्पस ल्यूटम। अब ये कॉर्पस ल्यूटम सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करेगा।
अब ये कॉर्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके अंडर में सिक्रेट करेगा? एलएच के अंडर में। तो एलएच जो है वो कॉर्पस ल्यूटेम को ऑर्डर देगा, एलएच कॉर्पस ल्यूटेम को ऑर्डर देगा टू सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब इस पूरे फेज का जो राजा है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम 15th डे से 28th डे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, 15वां से 28 डे की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो 24th डे तक आते आते, 24th डे तक आते आते पीक पे होगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो 24th डे तक आते आते पीक पे होगा। यहाँ पे 24th डे तक आते आते पीक पे होगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो अब और 22वें दिन तक आते आते, लगभग 22वें 23वें दिन तक आते आते 22nd और 23rd डे तक, 22nd और 23rd डे तक आते आते कॉर्पस ल्यूटम पूरा मैच्योर हो चुका होगा। ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटम मैच्योर कब तक हो जाएगा? 22 और 23rd डे तक आते आते कॉर्पस ल्यूटम मैच्योर हो जाएगा, और उसी दिन के आसपास प्रोजेस्टेरॉन लेवल अपने पीक पे होगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या होगा? अपने पीक पे होगा 24वें दिन, 23वें 24वें दिन के अराउंड। ठीक है। तो अब ये प्रोजेस्टेरॉन ने किया क्या था? प्रोजेस्टेरॉन ने एक्चुअली एंडोमेट्रियम को और ज्यादा थिक बना दिया था, और उसके अंदर ग्लैंड्स का ग्लैंडुलर नेचर बढ़ा दिया था एंडोमेट्रियम का, जिससे उसमें से यूट्राइन फ्लूइड सिक्रेट हो रहा था। तो एक तरीके से क्या किया प्रोजेस्टेरॉन ने? एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया और अच्छे से उसको कह सकते हैं प्रिपेयर कर दिया फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये सारा खेल हो रहा था इम्प्लांटेशन के लिए, कि एम्ब्रियो आएगा और इम्प्लांट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एम्ब्रियो नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर क्या होगा कि 24th डे को जब प्रोजेस्टेरॉन पीक पे है, तो फिर वो क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक भेज देगा, नेगेटिव फीडबैक। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? एलएच के सिक्रेशन को रोक देगा, मतलब कम कर देगा। ठीक है, कम कर देगा। अब एलएच का सिक्रीशन कम होगा तो फिर कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटम क्या होगा? डीजनरेट हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटम के डीजनरेट होते ही जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन फंक्शनल ऑफ कॉर्पस ल्यूटम। तो ये है पूरा हार्मोन का इसका जो चक्र। और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन लेवल ही कम नहीं हो जाएगा, सारे हार्मोन्स कम हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ तो क्या हुआ। एंटीरियर पिट्यूटरी ने एलएच रिलीज किया, एफएसएच भी कर रहा था वो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफएसएच इस फेज के अंदर, थर्ड फेज के अंदर एफएसएच कम रिलीज होता है, एलएच ज्यादा रिलीज होता है। एलएच क्या कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटम को सिग्नल दे रहा है टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। और एफएसएच का क्या रिलीज करवा रहा है? एफएसएच रिलीज करवा रहा है ईस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटम से ही रिलीज करवा रहा है ईस्ट्रोजन। लेकिन बहुत, ईस्ट्रोजन बहुत कम अमाउंट में सिक्रेट होता है, और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम है एंडोमेट्रियम को और ज्यादा। प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा मेंटेन करता है प्रेगनेंसी का माहौल। यूट्रस को पूरा इस तरीके से मेंटेन करता है कि प्रेगनेंसी उसमें हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके और प्रेगनेंसी उसमें कंटिन्यू हो सके। तो ये सब क्या हुआ कि ये सब चीजें हुई कब तक हुई? 24th डे तक हुई, 24th डे तक। अब 24th डे पे क्या हुआ कि जो प्रोजेस्टेरॉन था वो पीक पे था। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कैसा था? पीक पे था। और 22वें दिन, 22वें 23वें दिन तक कॉर्पस ल्यूटम भी अच्छे से मेच्योर हो चुका था, जितना होना था उसको उतना मेच्योर हो चुका है, और उसने प्रोजेस्टेरॉन को पीक तक पहुंचा दिया है। ठीक है। लेकिन अगर इस दौरान कोई एम्ब्रियो नहीं आता है इम्प्लांटेशन के लिए, और एम्ब्रियो आने के लिए क्या होना जरूरी है? फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये जो 24th डे पे प्रोजेस्टेरॉन पीक पे है, तो ये क्या करेगा? पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक भेज देगा, नेगेटिव फीडबैक, कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और अब और ज्यादा कुछ हार्मोन रिलीज करके कोई फायदा है नहीं। तो अब क्या करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एफएसएच, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच दोनों के लेवल को कम कर देगा, बहुत कम कर देगा।
ठीक है, दोनों के लेवल को क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। और एफएसएच और एलएच दोनों का लेवल कम हो जाने की वजह से, अब एलएच का लेवल कम हो जाने की वजह से कॉर्पस ल्यूटम क्या होगा, ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, डीजनरेशन की तरफ बढ़ने लगेगा। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेशन की तरफ बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एफएसएच का कम हुआ था तो ईस्ट्रोजन का भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस फेज के एंड तक आते आते, मतलब तीसरे फेज के एंड तक 28वें दिन तक आते आते ब्लड में, बॉडी में चारों हार्मोन्स का लेवल लगभग कम हो चुका है। ठीक है, और ये इतना कम हो जाएगा कि अगले फेज में ब्लीडिंग हो जाएगा, अगला जो फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा इन हार्मोन के कम होने की वजह से। ठीक है, तो सारा गेम किसका था, फर्टिलाइजेशन का। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो ये प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहता और आगे ब्लीडिंग नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, तो 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग फेज नहीं होता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज होने का ही मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस गेम के इस फेज में जो मेन गेम प्लेयर था वो था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने क्या किया, पूरा अच्छे से सजावट कर दिया, यूट्रस का डेकोरेशन कर दिया, ताकि एम्ब्रियो आएगा तो हम उसको वेलकम करेंगे, इम्प्लांट करेंगे और उसको आगे ग्रो करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा ना होने की वजह से फिर प्रोजेस्टेरोन ने सिग्नल भेज दिया कि भाई फर्टिलाइज कुछ हुआ नहीं है, तो फिर अभी आप और फालतू के हार्मोन बनाना बंद कर दो। तो उसने क्या किया, एलएच कम कर दिया, एफएसएच कम कर दिया, और एफएसएच और एलएच ने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी कम कर दिया। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिकनेस मेंटेन नहीं कर पाएगी और इससे अगले वाले फेज में वो ब्लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा हार्मोन इवेंट इन दिस फेज। अब इस फेज में क्या है, इस फेज में एलएच का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है एफएसएच के कंपैरिजन में, और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो ज्यादा होता है ईस्ट्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। इस फेज को प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। चलिए, अब आगे देखते हैं ओवरी लेवल पे क्या 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 चेंजेस हो रहे हैं। अब हुआ क्या था कि भाई 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ था, ओव्यूलेशन होते ही क्या हुआ, जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो गया, और कॉर्पस ल्यूटम ने क्या शुरू कर दिया, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना शुरू कर दिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन के ऑर्डर पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना शुरू कर दिया। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये पूरा मेच्योर हो जाता है लगभग 22nd या 23rd डे तक आते आते कॉर्पस ल्यूटम पूरा कंप्लीटली जितना डेवलप होना था, मेच्योर होना था, हो जाता है। ठीक है, और फिर अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन के नेगेटिव फीडबैक की वजह से एलएच रिलीज नहीं होगा, जिससे कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट हो जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट होगा क्योंकि एलएच ब्लॉक हो गया है, तो एलएच ही रिलीज नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन में। कॉर्पस एल्बिकन। अब ये कॉर्पस एल्बिकन जो है ये 28वें दिन के मतलब 27वें 28वें दिन तक आते आते बन जाता है, और इस ये भी डिजनरेट होगा अगले फेज के अंदर। ठीक है, इस फेज के अंदर, इस फेज के तीसरे फेज के अंदर कोई भी नया फॉलिकल डेवलप नहीं होता है। ओवरीज में कोई भी नया ग्रेफिन फॉलिकल डेवलप नहीं होगा इस पूरे फेज के अंदर, क्योंकि इस फेज का एम फॉलिकल डेवलप करना है ही नहीं। इस फेज को हम प्रेगनेंसी फेज कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के लिए तैयारी चल रही है। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो अगले फेज पे ब्लीडिंग होगा, और अगर हो जाती है तो अगला फेज कैंसिल हो जाएगा, फिर वो 9 महीने तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगा। तो ये फेज फॉलिकल डेवलपमेंट का नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं यूट्रस पे क्या हुआ। अब जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन था, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ने क्या किया, यूट्रस की थिकनिंग को और ज्यादा चौड़ा कर दिया, और ज्यादा मोटा कर दिया। कितना मोटा कर दिया, लगभग 5 mm तक। ठीक है, इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ने क्या किया, यूट्रस की का ग्लैंडुलर नेचर बढ़ा दिया, ग्लैंडुलर नेचर बढ़ा दिया यूट्रस का। और फिर यूट्रस के जो ग्लैंड्स थे उन्होंने क्या सीक्रेट करना शुरू कर दिया, यूट्राइन फ्लूइड रिलीज करना शुरू कर दिया। अब ये जो यूट्राइन फ्लूइड होता है, ये यूट्राइन फ्लूइड बच्चे एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, और उसको इनिशियल फेज में उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, अब 23वें दिन तक आते आते क्या होगा कि भाई 23rd डे यूट्रस इज ऑन मैक्सिमम थिकनेस। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि 23वें 24वें दिन तक प्रोजेस्टेरॉन भी पीक पे था, कॉर्पस ल्यूटम भी पूरा मैच्योर हो चुका है, और थिकनेस भी बहुत, सबसे ज्यादा थिकनेस यूट्रस की कब होती है, 23rd डे पर सबसे ज्यादा यूट्रस की थिकनेस होती है। ठीक है, द यूट्रस इज मैक्सिमम शो मैक्सिमम थिकनेस
टिल 23rd डे। ठीक है, लेकिन उसके बाद हार्मोन के, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कम हो जाने की वजह से वो थिकनेस धीरे 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 ब्लीडिंग फेज में पूरी शेड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन अलोंग विद एस्ट्रोजन सडनली फॉल्स। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और सारे हार्मोन का लेवल हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यूट्रस की थिकनेस मेंटेन नहीं होगी, और अगले फेज में, ब्लीडिंग फेज में, ये पूरा सब कुछ फ्लश आउट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीनों फेज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन तीनों फेजेस को आप अच्छे से ध्यान से सोचिए, समझिए और सुनिए और पढ़िए। ठीक है, तो फिर ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा चार्ट है, तो आप देख सकते हैं ये जो फेज है हमारा, ठीक है, ये फेज यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फेज ही हमारा ल्यूटल फेज है। तो आप यहाँ से देखिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग और थिक हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे 23rd डे तक आते आते, ठीक है, 28 देर तक ये मैक्सिमम थिकनेस शो करती है, और 28वें दिन तक वो मेंटेन रहती है। और जैसे ही अगला ब्लीडिंग फेज शुरू होगा, सब ब्लीडिंग में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम और ज़्यादा प्रिपेयर हो रहा है, ग्लैंड्स और ज़्यादा बन रहे हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल ज़्यादा है, इस्ट्रोजन हार्मोन कम है। तो नीचे वाला जो है इस्ट्रोजन हार्मोन है, ऊपर वाला जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो इस फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रहा है ओवरऑल। ठीक है, फिर ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखिए ये है हमारा LH। तो इस फेज में LH ज़्यादा रहा है FSH के कंपैरिजन में। तो नीचे वाली जो ब्लू लाइन है वो FSH की है, ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन है वो LH की है। तो LH, तो FSH LH में LH का क्वांटिटी ज़्यादा था, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी ज़्यादा थी इस फेज के अंदर। ठीक है, तो इस फेज का जो हीरो हार्मोन था वो था प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो अब इस फेज के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा ब्लीडिंग फेज, जो कि अगली साइकिल का पहला फेज कहलाएगा, जो कि नेक्स्ट साइकिल का पहला फेज कहलाएगा इसके बाद। तो ये इस साइकिल का लास्ट फेज था। ठीक है, थर्ड फेज, दैट इज ल्यूटल फेज। इसी को हम क्या कहते हैं, सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। ओके, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।